मैं गीता शर्मा और आप देख रहे हैं संज्ञान। जैसा कि आज के युवक जितने भी हैं जो आज बहुत ही सिर्फ जॉब्स और बाकी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, ऐसे ही नव युवक की कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि एक ऐसे युवा हैं जिन्होंने अपनी बहुत छोटी उम्र में एक एनजीओ की स्थापना भी की और उन्हें एक अवार्ड भी मिला है जिसे बोलते हैं वर्ल्ड ग्रेटेस्ट। मिलते हैं रतनराज सेवा के फाउंडर अनूप सिंह। गीता जी, आपका रतनराज सेवा ट्रस्ट में स्वागत है और मैं आपका और आपके संज्ञा दृष्टि के जितने भी दर्शक हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरी एक स्टोरी देखी, पढ़ी और आप यहां पे आए। उसके लिए मैं आपकी और आपकी पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जानना चाहते हैं अनूप जी आपसे कि आपने ये जो मुकाम हासिल किया, ये जो आपको अवार्ड मिला, ये अवार्ड आपने कैसे हासिल किया और ये आपकी पूरी जर्नी किस तरीके से रही? आपने कैसे सब कुछ सोचा इतनी छोटी उम्र? जब मैंने एनजीओ स्टार्ट की थी, जब मैं 24 का था, जब मैंने एनजीओ स्टार्ट कर थी, हर एक स्टोरी के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। ऐसे ही मेरी कहानी थी। मेरे को बचपन से आर्मी का बड़ा शौक था। मेरे फादर इंडियन आर्मी में 26 राजपूत फतेहगढ़ में जूनियर कमांडेंट ऑफिसर थे। 2005 से वो आर्मी से रिटायर्ड हो गए थे और मेरी ज़िंदगी का जो ब्लैक डे था वो था 27 अगस्त 2016। उस दिन मेरे पिता की मृत्यु हुई थी। उसके बाद की जर्नी जो मेरी लाइफ में आई थी वो बिल्कुल एक डिफरेंट आई थी। फैमिली, रिलेशन, भाई बंधु जितने भी थे, मैंने सबका एक हर कोई बाप था, 13वें दिन कोई बाप नहीं था। ये एक हमारी ज़िंदगी की एक सच्चाई है, जिसके ऊपर होता है उसको फील होता है। 12 दिन लोग आ रहे थे, कह रहे थे मैं भी तेरा बाप हूँ, मैं भी तेरा बाप हूँ, बट 13वें दिन कोई नहीं था। 13वें दिन फैक्ट था कि मेरे पिताजी इतना करके गए थे, हम थे घर पे खाना खा रहे थे, वरना कोई किसी की हेल्प नहीं करता। आज के टाइम मेरे साथ मेरे परिवार का कोई नहीं होगा मेरी मदर के सिवा, और किसी की और कोई मेरी लाइफ में हो। या तो मेरा नेचर गलत था या उनका नेचर गलत था, बट मैं हैप्पी हूँ अपनी लाइफ में। और मेरी जो एनजीओ की स्टार्टिंग हुई थी, मैं जब 18 का था, मैंने मेरे फादर को कहा था कि मेरे को जॉब करनी है। मेरी फैमिली, मेरे पापा, हर कोई अगेंस्ट थे कि जॉब क्यों करनी है। उस टाइम मैं आर्मी के लिए ट्राई करता था। फादर की डेथ के कुछ टाइम के बाद दिसंबर में वो मेरी लास्ट थी। वो मेरा फिज़िकल मेडिकल होने के बाद फाइनल लिस्ट में नहीं है। देन मैंने डिसाइड किया घर की कंडीशन को देखते हुए कि अब मैं आर्मी के लिए ट्राई नहीं करूँगा। फिर फैमिली में इशू आने लग गए छोटी छोटी बात पे। उसके बाद फिर मैंने फैमिली इशू आने के बाद फिर मैं घर पे ही अपना जॉब कर रहा था। जॉब करने के बाद एक माइंड में एक कॉन्सेप्ट होता है कि बंदे की जब उम्मीदें, आशाएं टूट जाती है तो एक डिफरेंट वे में चला जाता है। मेरा एक छोटा सा परिवार था, बहुत हंसमुख था, बट असली चेहरा फादर की डेथ के बाद मेरे को उनका पता चला। वो कहते हैं ना कि चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है और आपकी सक्सेस के बाद हज़ारों ताली बजाते हैं, लेकिन जो आप जब जीरो, जो आपके साथ हाथ रख रहा है वो आपका असली सपोर्टिव है। बाद में ताली बजाने वाले सपोर्टिव नहीं है, वो असली सपोर्टिव है। तो मेरी ज़िंदगी का जो ब्लैक डे था वो था 27 अगस्त 2016, जिस दिन मेरे पिताजी का देहांत हुआ था। उनका मेरे से बहुत लगाव था और उनका लास्ट वर्ड भी अन्नू था। वो मेरे को प्यार से अन्नू कहते थे। उसके बाद फैमिली इशू हुए। दुर्भाग्य से वो दिन मेरी ज़िंदगी का आज तक मैं नहीं भूल पाता। बाद में फैमिली इशू होने के बाद घर के सब अलग हो गए, मैं मेरी मदर के साथ हूँ। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद मैं चैलबी में जॉब करता था। जॉब छोड़ने के बाद, वहाँ से जॉब जाने के बाद मैंने हैवी लाइसेंस अप्लाई किया था मेरा। हरियाणा में हैवी लाइसेंस बनाने के लिए आपको रोडवेज बस चलानी होती है 45 डेज। तो मैं सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग था, नवंबर का मंथ था जब मैं गया था। तो मैंने लेदर की जैकेट डाली हुई थी और गुड़गांव बस स्टैंड के आगे की स्टोरी है। एक माँ बैठी थी, अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। उन्होंने अपने शरीर में कुछ नहीं पहना हुआ था, बट वो ठंड से, मैं वहाँ उतरा तो मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड फील हो रही थी। फिर मेरे माइंड में आया कि अगर मेरे फादर कुछ नहीं करके जाते तो आज मैं मेरी मदर के साथ भी यही होता। देन मेरे माइंड में आइडिया है कि मैं कुछ तो करूँगा, इतना ज़रूर करूँगा, किसी एक को छत दूँ। फिर मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट आया कि मैं एक एनजीओ स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने छोटे छोटे इवेंट्स करने शुरू किए।
फर्स्ट हमने एक लड़की की शादी कराई थी, उसके बाद फिर हमने लोगों के पुराने कपड़े इकट्ठे करके वो स्लम्स वगैरह में बांटने शुरू किए। फिर खाने का, उसके बाद मेरे मन में था कि इंडियन आर्मी के साथ कुछ करूं। हमने AFTC को लेटर लिखा। AFT के लेटर लिखने के बाद उनके साइड से रिप्लाई आया कि हाँ, हम आपके लिए ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हमने उनको एक लेटर लिखा आर्मी को, इंडियन आर्मी से अप्रूवल आया। बट उसी दौरान कोविड आ गया था। कोविड जिन्होंने अपने पेरेंट्स, माँ बाप, भाई बंधु जो खोए हैं, उनके लिए एक पेन किलर है। बट कोविड हमें एक बहुत अच्छा लेसन दे के गया कि पैसे से होता भी कुछ नहीं और पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। लोगों के पास ऐसे थे कि पैसे रखे थे लेकिन उनको बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। उसी दौरान फिर हमने कोविड में आप लोगों के सहयोग से पर डे खाना जाता था कोविड में। उसके बाद मेरे मन में था कि मेरे फादर आर्मी में थे, आर्मी के लिए कुछ करें NGO। हमने इंडियन आर्मी के साथ ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करने स्टार्ट किए। हमारा फर्स्ट डोनेशन कैंप हुआ था 2020 में अक्टूबर में। वो मैंने हमारे किशनगढ़ में कराया था। तो उसमें जो पहली ब्लड डोनेशन कैंप में 44 यूनिट्स हुई थी। और आज आप लोगों की ब्लेसिंग के कारण एक ब्लड डोनेशन कैंप में मैं 2 घंटे के अंदर 100+ यूनिट्स हो जाती है। तो उसके बाद इवेंट्स चलने लग रहे थे, काफ़ी अच्छा ग्रो था, लोगों के अप्रिसिएशंस लेटर आए, काफ़ी मीडिया की तरफ से आए उस दौरान। बट माइंड में वही था कि ओल्ड एज होम ओपन करना है। तो मेरी लाइफ में जो 2 सपोर्टिव पर्सन थे, मेरा एक फ्रेंड भूपेंद्र और मेरी एक फ्रेंड, जो हर टाइम मेरे एक सपोर्ट था। हालांकि मदर थी, बट वो मदर थी, वो हमेशा अपने बच्चों के साथ होती है। बट मैं मेन अपनी लाइफ का सक्सेस उन्हीं 2 बंदों को देना चाहता हूँ, भूपेंद्र जो इंडियन आर्मी में और दूसरा मेरी फ्रेंड। NGO के इवेंट्स होते, मैं उनको लाइफ में 10 बार फ़ोन करता, ये इशू है, वो इशू है। वो इरिटेटिंग भी होते थे बट मेरे को हेल्प करते थे कि नहीं, अच्छा कर रहा है, कर। लाइफ में काफ़ी ऐसे डिसीजन आए थे कि अब करूं तो करूं क्या, इवेंट्स है, ये है। बट माइंड में एक कॉन्सेप्ट था, मेरे को ओल्ड एज होम स्टार्ट था। तो मैंने रेंट के लिए लोगों से बात करनी शुरू करी। रेंट के लिए लोग फाइनल हो जाते थे, बट जब उनको पता चलता कि एक संस्था के नाम से है, वो पीछे हट जाते। क्योंकि लोगों के माइंड में एक संस्थाओं के नाम से एक बहुत अलग इमेज बनी हुई है, ब्लैक को वाइट करने के लिए या फिर प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के लिए। तो वो भी एक टाइम था कि मैं जहाँ रेंट के लिए देखने जाता, लोग मना कर देते कि हम नहीं देंगे, NGO के नाम से हम रेंट पे नहीं देंगे। अब जहाँ हमने ओल्ड एज होम किया, ये मेरे पापा के एक फ्रेंड है, उन्हीं के, और कॉन्सेप्ट ऐसा निकला कि मैं कहीं और देख रहा था, उनकी बेटी ने कहा कहीं और क्यों, यहीं अपने घर स्टार्ट कर। प्रीति उनका नाम है। उनका एक बहुत बड़ा सहयोग है कि जिस टाइम मैं ढूंढ रहा था, उन्होंने मेरे को एक ये मोटिवेशन दी। NGO स्टार्ट होने के बाद करीबन 2 साल की जर्नी, 2-2.5 साल की जर्नी के बाद मैंने एक फाइनली स्टेप सोचा कि मैं एक ओल्ड एज होम स्टार्ट कर रहा हूँ। तो प्रीति जी ने कहा कि आप हमारे घर पे यहाँ स्टार्ट करो। और उनके भाई जो ललित हैं, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है कि उन्होंने कभी ऐसा फील होने ही नहीं दिया कि हम यहाँ रेंट पे हैं। तो फिर मैंने नाम रखा कि अपना घर, कि लोगों को ऐसा नहीं लगे कि हम कहीं दूसरे के घर में, अपना घर करके मैंने इस ओल्ड एज होम का नाम रखा, जिसका मैंने 15 सितंबर 2022 में मैंने इसकी शुरुआत की थी, ओपनिंग की थी। लोगों ने हर तरीके से वे ऑफ पॉइंट आउट, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, मतलब लोग आपको हेल्प की जगह आपको बैक करते हैं, आपको मोटिवेशन की जगह आपको नेगेटिव दिखाते हैं। उन दिनों कनागत के दिन थे और हिंदू धर्म में कनागत में कोई नया काम स्टार्ट नहीं करते। बट 15 सितंबर को मेरा जन्मदिन था, मेरे को लगा नहीं, मैं इसी दिन ही स्टार्ट करूँगा। और बचपन से मेरी एक बहुत अच्छी हैबिट या गंदी हैबिट लगा सकते हो आप, कि मैं जिद्दी बड़ा हूँ, कि मैंने जो बोल दिया वो करना है। 15 सितंबर को मैंने अपना घर की स्थापना की और अभी हमने स्टार्टिंग में 10 बेड का कॉन्सेप्ट करा है यहाँ पे महरौली में। और आप लोगों का सहयोग और ब्लेसिंग रही तो हम आगे जाके इसको एक 50 बेड का कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए अभी संस्था ने गुड़गांव सोना में प्रॉपर्टी परचेज की है। ये जानना चाहेंगे कि ऐसी कोई स्टोरी जो ओल्ड एज होम के दौरान आपके साथ हुई, जो आपके लिए चैलेंजिंग थी। मैंने ओल्ड एज होम स्टार्ट करने के बाद हमारे NGO में जो फर्स्ट बुजुर्ग आए थे,
मैं उनका नाम नहीं लूँगा, हमारे ओल्ड एज होम में फर्स्ट वो आए थे। वो करीबन हमारे 3-4 दिन रहे। 3-4 दिन रहने के बाद वो बड़े खुश थे। उनको हल्की सी चोट लगी, मैंने उनके रिलेटिव को इन्फॉर्म किया कि आप आ जाओ, बट उनके पास उस दिन का टाइम नहीं था। वो अंदर से मायूस, जैसे कहते हैं, बहुत इमोशनल थे। उन्होंने कहा कि अब मेरी लाइफ नहीं है, अब मेरे को जाना है। वो मेरे फर्स्ट थे, मैं भी अंदर से होपलेस था कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। उन रात मम्मी ने उनको खाना वाना खिलाया और अगली सुबह मैं आया, मैंने उनको चेक किया तो मेरे को फील हुआ कि वो उनकी डेथ हो गई। आप कुछ स्टार्ट करते हो और फर्स्ट केस आपके साथ ऐसा होता है, वो बहुत चैलेंजिंग होता है। और मैं अकेला, मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरे को करना क्या है इस लाइफ। देन मेरा एक फ्रेंड है योगेश, जो कि एक एचडी के फाउंडेशन चलाते हैं। मैंने उनको कॉल किया, वो एनजीओ आए, उनको लगा। देन हमने एम्बुलेंस को कॉल किया। एम्बुलेंस को कॉल करने के बाद हम उनको हॉस्पिटल लेके गए एम्स। डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि इनकी डेथ हो चुकी है। मैंने उनकी फैमिली को कॉल करने की कोशिश की। उनकी फैमिली बहुत शाउटिंग मेरे ऊपर चिल्लाई, लाइक जैसे पापा दिए थे वैसे पापा लेंगे। वहाँ पे थोड़ा सा शाउटिंग चिल्लाए तो हॉस्पिटल के सीएमओ ने मेरे को बुलाया। वो एक शॉकिंग थे कि इतनी छोटी एज में आप ओल्ड एज होम चला रहे हो और आप यहाँ आए हो। उन्होंने मेरे को फिर सजेस्ट किया एमएलसी वगैरह कराओ, उनका पोस्टमार्टम से पता चलता है कि कॉज ऑफ डेथ क्या, बट वो एक नेचुरल डेथ थी। तो गीता जी, लाइफ में बहुत ऐसी सिचुएशन आई है, बंदा होपलेस होता है, करे तो करे क्या। बट मैं कभी भी प्रॉब्लम में होता हूँ, मैं अपने उन 2 फ्रेंडों को फ़ोन करता हूँ, करूँ क्या, और मेरे को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, ये कर। टाइम सिचुएशन उनका सपोर्ट था, आज है आज नहीं है। मतलब लाइफ, हम इंटरव्यू में आई थिंक सब कुछ क्लियर नहीं कर सकते, काफ़ी लंबी जर्नी है और ये एक छोटा सा बहुत टाइम होता है। अभी कुछ टाइम में आप लोगों की ब्लेसिंग के कारण मेरी एक पुस्तक आने वाली है, जिसमें मैंने अपनी लाइफ का छोटे से छोटा मोमेंट और लाइफ की काफ़ी ऐसी सिचुएशन लिखी है। वो मैं उम्मीद करता हूँ लोगों से आप पढ़ो और आपकी लाइफ में कुछ अच्छा टर्निंग पॉइंट भी लाएगी और कुछ अच्छा मोटिवेशन भी लाएगी, कुछ नेगेटिव भी लाएगी। हालांकि बुक लिखने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, किसी राइटर ने मेरे को प्रेरित किया कि आप अपनी जर्नी हमें शेयर करो और हम उसको पब्लिश करते हैं। अमित जी हैं वो, और बहुत जल्दी आपकी ब्लेसिंग और दुआएं रही तो वो पुस्तक मार्केट में आएगी और मैं चाहता हूँ आप उसको पढ़ें एक बार। वो मेरी लाइफ की काफ़ी ऐसी इमोशनल स्टोरी है जिनको शायद मैं इंटरव्यू में शेयर नहीं कर सकता, बट होपफुली मैं उसमें सब कुछ मेंशन करूँगा। और संज्ञा दृष्टि न्यूज़ का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि वो आए और उन्होंने अपना कीमती समय एक मेरे लिए निकाला। मैं यही कह सकता हूँ एंड में, आप आएँ और हमारे साथ जुड़ें। हमें गीता जी, हमारे ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी लाइफ बहुत छोटी हो, बट ऐसी हो कि मैं चलता चलता निकल लूँ। और लाइफ में काफ़ी सिचुएशन देखते हुए मैं कहता हूँ कि हम एक दोस्ती का उदाहरण देते हैं कि कृष्ण सुदामा की। मैं किसी धर्म के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा, बट अगर वो दोस्ती थी तो कृष्ण सुदामा के पास क्यों नहीं गई, सुदामा कृष्ण के पास क्यों आया। अगर दोस्ती थी तो वो गरीब था कृष्ण, तो वो क्यों नहीं गया, सुदामा उनकी दहली पे क्यों आई। लाइफ में काफ़ी होता है, स्टोरी हैं काफ़ी, कुछ अच्छे पॉइंट्स भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं, कहाँ से मोटिवेशन भी निकला है, बाकी डीपली मेरी बुक्स में होगा। और मैं यही चाहता हूँ कि लाइफ मेरी छोटी हो बट अच्छी हो, चलते हुए निकल लूँ। और मेरी ज़िंदगी के 2 ही हैं, एक मेरा फ्रेंड भूपेंद्र, सेकंड मेरी फ्रेंड। तो अगर मेरे कुछ होता है तो मैं चाहता हूँ कि वो इस फाउंडेशन को संभालें और जिसमें किसी का कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा।